रात के सन्नाटे में डूबे उस बंद कमरे में सिर्फ एक मोबाइल की स्क्रीन की नीली और ठंडी रोशनी अर्शी के चेहरे को एक डरावनी खूबसूरती दे रही थी। जहां उसकी उंगलियां पागलों की तरह इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही थी, हर एक स्क्रॉल के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। क्योंकि स्क्रीन पर कड़क वर्दी, रोबीली मूछें और आंखों में गजब का तेज लिए जो शख्स खड़ा था, वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि शहर का सबसे कड़क और हैंडसम एसीपी भारत गोसाई था, जिसके नाम मात्र से अधिकारियों की रूह कांप जाती थी। और उसी भारत गोसाई के डिजिटल बायोडाटा को खंगालते हुए अर्शी के सीने में जलन की एक ऐसी आग सुलग उठी थी जो उसके पूरे वजूद को भस्म करने के लिए काफी थी। अर्शी ने गुस्से और हताशा से आईने की तरफ देखा, जहां उसकी खुद की बेहद खूबसूरत कजरारी आंखें और तरासा हुआ बदन नजर आ रहा था। और उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो अपनी सहेली प्रेमा से लाख गुना ज्यादा हसीन और मुकम्मल है। तो फिर भारत गोसाई जैसा कोहिनूर उस बुद्धू नासमझ लापरवाही की मूरत प्रेमा की झोली में कैसे गिर सकता है। भारत के लिए अर्शी का ये प्यार कोई आम आकर्षक नहीं था, बल्कि एक ऐसा गहरा, दमघोंटू और पागलपन की हद तक पहुंचा एक तरफा इश्क था, जिसकी गहराई में वो खुद को कब का मिटा चुकी थी। वह हर पल बस भारत के ख्यालों में खोई रहती थी, उसकी एक अनदेखी और बेरुखी में भी अपने प्यार की शिद्दत ढूंढती थी। लेकिन उस शख्स मिजाज एसीपी भारत ने कभी अर्शी को मुड़कर भाव तक न दिया था। उसकी इसी बेरुखी ने अर्शी के दिल में एक तरफा प्यार की एक ऐसी भयानक तड़प पैदा कर दी थी, जो अब एक खतरनाक जुनून बन चुकी थी। अब आज उसे पता चला कि भारत की शादी उसकी सहेली प्रेमा से होने जा रही है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इस शादी का ताना बाना प्रेम के बड़े भाई पारस ने बुना था, जो भारत का जिगरी दोस्त था और अपनी इकलौती चुलबुली बहन की जिंदगी को सुरक्षित और खुशहाल देखने के लिए उसने खुद अपने सबसे पक्के दोस्त भारत के हाथ में प्रेमा का हाथ सौंपने का फैसला किया था। मगर दूसरी तरफ प्रेमा अपनी ही धुन, जल्दबाजी और बेफिक्री दुनिया में मगन थी, जिसे अपने भाई द्वारा लिए गए इतने बड़े और गंभीर फैसले की कोई परवाह ही नहीं थी। प्रेमा स्वभाव से इतनी ज्यादा लापरवाह थी कि अपनी कीमती चीजें कहाँ छोड़ देती थी, उसे खुद याद नहीं रहता था। दोपहर के वक्त जब उसकी सहेलियां उसके आलीशान कमरे में बैठी थी, तो प्रेमा ने अपने सोने के महंगे झुमके को लापरवाही से सोफे के पीछे फेंकते हुए और अपने बिखरे बालों को झटकते हुए बड़े ही बेपरवाह अंदाज में कहा था, अरे यार, पारस भैया ने अपने दोस्त भारत गोसाई से मेरा रिश्ता क्या पक्का कर दिया, जैसे मेरी आज़ादी ही छीन ली। मुझे उस खड़ूस और बोरिंग पुलिस वाले में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। दिन रात चोर पुलिस का खेल खेलने वाले से कौन शादी करे। मुझे तो कोई कूल और रोमांटिक सा डॉक्टर पसंद है, जो मेरी जिंदगी को थोड़ा फिल्मी बनाए। मैं तो इस शादी से भागना चाहती हूँ। प्रेमा के इन लापरवाह और नादानी से भरी बातों को सुनकर जहां बाकी सहेलियां हैरान थी, वहीं अर्शी के भीतर नफरत का एक ज्वालामुखी फट पड़ा था। क्योंकि जिस मर्द के एक तरफा प्यार की गहराई में वह दिन रात घुट रही थी, उसकी अहमियत इस लापरवाही लड़की के लिए कुछ भी नहीं थी, और इसी वजह से वह अब किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए आमादा हो गई थी। जैसे ही प्रेमा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बिना अपना फ़ोन लिए अपने कमरे का दरवाज़ा छोड़कर रसोई की तरफ भागी, अर्शी ने अपनी बाकी सहेलियों को अपने करीब बुलाया, और उसकी आंखों में छाई उस काली परछाई और नफरत के जाल ने बाकी लड़कियों को भी सम्मोहित कर लिया। जहां उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे फुसफुसाते हुए एक ऐसा खौफनाक और अचूक प्लान तैयार कर लिया, जो प्रेमा की इस हंसती खेलती लापरवाह दुनिया को हमेशा के लिए तहस नहस करने वाला था। लेकिन अपनी ही धुन में रहने वाली प्रेमा जब हाथ में कोल्ड ड्रिंक के गिलास लिए हंसते हुए कमरे में वापस लौटी, तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक सस्पेंस लिखा जा चुका है। और उसकी एक तरफा प्यार में पागल सहेली अर्शी उसे बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब प्रेमा के पेट में अचानक बहुत दर्द उठा, तो उसका भाई पारस उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर जीवन, मेरी मदद करें, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे तो लग रहा है कि आज मैं मर ही जाऊंगी। वो बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी माँ करुणा देवी और भाई पारस उसके साथ थे। उसकी यह हालत देखकर दोनों के हाथ पांव बुरी तरह से फूल गए थे। कुछ देर पहले तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ। उसके पेट में तेज दर्द उठा था और उसने पूरे घर में शोर शराबा मचा दिया था। वह तो खुद पर एक जरा सी खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और अब तो उसके पेट में इतना तेज दर्द था
हालांकि कुछ देर पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी। घर में उसकी शादी की बातें चल रही थी और अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। वह डॉक्टर जीवन के क्लिनिक के अंदर गई तो नर्स आशा कुमारी ने उन दोनों को बाहर ही रोक दिया था और प्रेमा अकेली ही अंदर गई थी। प्रेमा को देखकर डॉक्टर के पास बैठा भारत गोसाई सीधा होकर बैठ गया था। उसने हैरानी से अपने सामने बैठी लड़की को देखा था। आपने जरूर बाहर का कुछ उल्टा सीधा खाया है, तभी आपके पेट में दर्द है। बाकी सब ठीक है। बस आप कुछ दिन के लिए बाहर के खाने से परहेज करें। सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर जीवन ने नरम लहजे में कहा और उसके लिए दवाइयाँ लिखने लगे थे। कृपया डॉक्टर साहब मेरी मदद करें और मेरे घर वालों से कह दें कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आप कृपया मेरी एक झूठी रिपोर्ट बना दें। प्रेमा ने बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ताकि कहीं डॉक्टर के पास बैठा वो खड़ूस सा आदमी उन दोनों की बातें न सुन ले। वह आदमी ऊपर से तो मोबाइल में खोया हुआ लग रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान प्रेमा की तरफ ही था। प्रेमा की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए थे। उसने कुछ पलों के लिए हैरानी से उसकी तरफ देखा था। ये लड़की आखिर क्या थी? वह समझ ही नहीं पा रहा था। ये आप क्या कह रही हैं? आपको सिर्फ बदहजमी हुई है, आप गर्भवती नहीं हैं। डॉक्टर जीवन ने हैरान परेशान होते हुए उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा था। डॉक्टर साहब कृपया मेरी रिपोर्ट बना दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे घर वाले एक खड़ूस इंस्पेक्टर से जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं, जबकि मुझे तो डॉक्टर पसंद है। मैं किसी डॉक्टर से शादी करना चाहती थी, ना कि किसी रिश्वतखोर पुलिस वाले से। प्रेमा ने अजीब अजीब मुंह बनाते हुए कहा था। डॉक्टर जीवन ने परेशानी से उसका मुंह देखा, जैसे उन्हें उसकी मानसिक हालत पर शक हो रहा हो। उसकी इन बेतुकी बातों पर डॉक्टर के साथ बैठे भारत गोसाई ने सिर झुकाकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी, वरना उसका जी चाह रहा था कि वह ठहाके मारकर हंसे। कृपया डॉक्टर साहब बना दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। कुछ ही देर में मेरा होने वाला पति आता होगा, क्योंकि मेरे भाई पारस ने उसे भी फोन करके बता दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए अब मैं एक तीर से दो शिकार करूंगी। जैसे ही वो रिपोर्ट देखेगा और मेरा फूला हुआ पेट देखेगा, मुझे छोड़कर भाग जाएगा और मैं आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी चैन से गुजारूंगी और फिर किसी डॉक्टर से शादी करूंगी। प्रेमा ने मजे से अपने भविष्य के सपने बुनते हुए कहा था। भारत गोसाई मुस्कुराते हुए वहां से उठकर बाहर चला गया था। प्रेमा अपनी ही बातों में खोई हुई थी। उसने इस अजनबी आदमी पर ध्यान तक नहीं दिया था। उसी समय प्रेमा के हाथ में पकड़ा हुआ फोन बज उठा था। उसने मोबाइल पर चमकते हुए नंबर को देखा, फिर उसका गला सूख गया। उसने खुद पर काबू पाते हुए फोन उठाकर अपने कान से लगाया। क्यों डार्लिंग, मुझसे बचने के लिए अपनी नकली गर्भावस्था की रिपोर्ट बनवाई जा रही है? इतनी भी क्या जल्दी है मेरे पास आने की? वैसे भी तुम कुछ ही समय में मेरे पास आ रही हो। इसके बाद तुम्हें माँ बनने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए शरारत से डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आओ। डॉक्टर साहब को ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। भारत गोसाई ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए ऊपर से गंभीर बनकर कहा था। उसकी आवाज सुनकर प्रेमा के होश उड़ गए थे। वो जैसे करंट खाकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो अपना पेट दर्द पूरी तरह भूल गई थी। उसने तेजी से गर्दन घुमाकर आसपास देखा। उसे इस कमरे की दीवारें अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हुई और वह तेजी से डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल गई, जबकि डॉक्टर उसे हैरान होकर जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनकी समझ से सब कुछ बाहिर था। वह हैरान परेशान सी डॉक्टर के कमरे से बाहर आई तो सामने ही भारत गोसाई खड़ा था। ये वही आदमी था जो कुछ पलों पहले डॉक्टर के पास बैठा हुआ था। भारत गोसाई अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। करुणा देवी प्रेमा की तरफ बढ़ी। पेट का दर्द अब कैसा है? करुणा देवी ने परेशानी से सवाल किया था, जबकि प्रेमा का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वह सदमे से चूर भारत गोसाई को ही देख रही थी। उसे इस कदर शर्मिंदगी अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भारत गोसाई के होठों पर फैली मुस्कुराहट देखकर उसका जी चाह रहा था कि जमीन फटे, वह उसी में समा जाए। प्रेमा के पास रखा फोन बज बज कर बंद हो गया था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फोन उठा सके। स्क्रीन पर भारत गोसाई का नाम जगमगा रहा था। प्रेमा ने बेबसी से स्क्रीन की तरफ देखा था, फिर दोबारा से अपने सिर को घुटनों पर झुका लिया था। वह इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। भारत गोसाई प्रेमा के बड़े भाई पारस के बचपन का दोस्त था। न जाने कब प्रेमा ने भारत गोसाई के दिल में जगह बना ली। भारत को खुद भी इस बात का एहसास नहीं हो सका था।
वह बचपन से ही नाजुक सी प्रेमा को बेहद पसंद करता था, मगर उससे कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर सका था। इसलिए उसने सीधा प्रेमा के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा था। और पारस तो भारत गोसाई को बचपन से जानता था। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इसलिए उसने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि भारत गोसाई लाखों में एक था। पारस को पूरा यकीन था कि भारत उसकी बहन को बहुत खुश रखेगा। मगर प्रेमा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो भारत गोसाई से पूरे 7 साल छोटी थी। उसके अंदर जिद और बचपना फूट फूट कर भरा था। इसलिए वह इस रिश्ते को खत्म करवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने भारत जैसे खुशमिजाज इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। क्या मुसीबत है, अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो वह पक्का कहीं व्यस्त है। इस तरह से बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रहे हैं। प्रेमा ने फोन कान से लगाकर बहुत ही बदतमीजी से झुंझलाए हुए लहजे में कहा था। मगर उसका ये तेज लहजा सुनकर भी भारत गोसाई के माथे पर बल नहीं पड़े थे, बल्कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वह जानता था कि प्रेमा बचपन से ही जिद्दी है। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है तो वो इसी तरह से गुस्सा करती थी। इसलिए भारत ने उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। वैसे जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हो गई है और कुछ ही दिनों में परिणाम आने वाला है। इसलिए तुम पढ़ाई तो नहीं कर रही होगी, और बाकी बचे घर के काम, तो घर का काम करने में तो तुम्हारी जान निकलती है। इसलिए तुम काम भी नहीं कर रही होगी। तो फिर तुम कहाँ व्यस्त हो इस समय? पक्का तुम अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होगी, कोई फिल्म देख रही होगी या फिर कोई उपन्यास पढ़ रही होगी। भारत ने शरारत से पूछा था। उसकी भारी गंभीर आवाज प्रेमा के कानों से टकराई थी। उसके इस बिल्कुल सही अंदाजे पर प्रेमा ने चौंक कर अपने से कुछ दूरी पर रखे उपन्यास की तरफ देखा, जिसे वो कुछ देर पहले ही पढ़ रही थी। फिर बिना सोचे ही गर्दन घुमाकर आसपास देखा। कहीं भारत आसपास ही तो मौजूद नहीं है। मगर वह वहां कहीं नहीं था। अब अपने आसपास देखने की जरूरत नहीं है। मैं इस समय पुलिस थाने में हूँ। भारत ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए कहा, और प्रेमा ने चिढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अपने गुस्से को जैसे तैसे अंदर ही दबाया था। क्यों फोन किया है आपने मुझे? प्रेमा ने रूखे लहजे में सवाल किया था। बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था, भारत ने कुर्सी के पीछे टेक लगाते हुए कहा था। प्रेमा ने अपने कान से फोन हटाकर स्क्रीन को घूरा था। भारत जी, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। कृपया आप खुद इस रिश्ते से मना कर दे। मैंने अपने मामा दिनेश शुक्ला और भाई पारस को भी इस रिश्ते के लिए मना करने की कोशिश की, मगर वे दोनों मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी नज़र में आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे लिए आप जैसे इंसान का रिश्ता आया है। मगर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। मैं अभी किसी भी बंधन में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रेमा ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी की थी, जबकि दूसरी तरफ पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। प्रेमा ने एक लंबी सांस ली थी, जबकि भारत के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। प्रेमा, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं मना तो नहीं करूंगा। जो तुम्हारा मन करे वो करना। मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं होगी। भारत ने इस बार धीमे लहजे में उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर अब उसके लहजे में पहले जैसी मस्ती और शरारत गायब थी। आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ मेरे भाई के दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप कृपया खुद ही इस रिश्ते से मना कर दें, क्योंकि जिस रिश्ते में दोनों की मर्जी ना हो, वह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। प्रेमा ने दो टूक शब्दों में कहा था, और अगले ही पल फोन काट दिया गया था। भारत कितनी ही देर तक हैरान और सुनसा अपनी जगह पर बैठा रहा था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतनी शिद्दत से चाहा था, मगर सामने वाले के लहजे में उसके लिए सिर्फ बेरुखी थी। प्यार की झलक दूर दूर तक कहीं नहीं थी। भारत ने एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला था। जिस बड़े पुलिस अफसर से लोग डरते थे, वो एक छोटी सी लड़की के सामने खामोश और बेबस हो गया था। प्रेमा के लाख मना करने के बाद भी सगाई की तारीख तय कर दी गई थी। भारत का दिल इस रिश्ते से पीछे हटने को तैयार ही ना हुआ था। जाने क्यों उसे पूरा भरोसा था कि वो किसी भी तरह प्रेमा को मना लेगा। वह कुछ हद तक शांत हो गया था। वह आज प्रेमा को अपने साथ सगाई की खरीदारी करवाने लाया था। प्रेमा बिना मन के उसके साथ घूम रही थी, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें घूमते घूमते दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात होने वाली थी। भारत कब तक अपने गुस्से और सब्र पर काबू रखता? अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। प्रेमा, अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो हम कल फिर से आ जाएंगे।
अभी मेरी एक बहुत ज़रूरी बैठक है, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। भारत ने अपनी घड़ी में समय देखते हुए शांत लहजे में कहा था। प्रेमा ने अपनी भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखा था, तो उसे परेशान करने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। आपकी मर्जी से ये सगाई हो रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप इस रिश्ते के लिए मना कर दें, मगर आपको ही बड़ा चाव है मुझसे शादी करने का, तो अब भुगतिए। मैं तो खरीदारी आज ही करूँगी। अगर आपकी बैठक इतनी ही ज़रूरी है, तो आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाइए। मैं भाई पारस को फ़ोन करके बता देती हूँ कि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। प्रेमा ने अपने कंधे उचकाते हुए उसकी भूरी आंखों में झांकते हुए कहा था। भारत ने गंभीर नजरों से उसे देखा था। 2 कदम उसके करीब आकर उसके सामने हो गया था। प्रेमा ने बिना सोचे ही उससे पीछे हटना चाहा, मगर भारत ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसकी काली आंखों में झांक कर देखा। उसकी भूरी आंखें प्रेमा की काली आंखों में खोने लगी थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाऊंगा? भारत ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरे और गंभीर लहजे में सवाल किया था। उसे इस कदर गंभीर देखकर प्रेमा का दिल जोर जोर से धड़क उठा था। उसने घबराहट में अपने होठों पर अपनी जीभ फेरकर उन्हें गीला किया था। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम्हारा भाई पारस अच्छी तरह जानता है कि मैं कितना जिम्मेदार इंसान हूँ। भारत ने उसके घबराए हुए चेहरे को अपनी नजरों में भरते हुए कहा था। उसका लहजा अब भी बेहद नरम था। तुम्हें अगर पूरी रात भी यहाँ घूमना है, तो तुम घूम सकती हो, मैं ऊप भी नहीं करूँगा। भारत गोसाई ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। प्रेमा का दिल बिना चाहे ही जोर से धड़क उठा। उसने भारत से नजरें चुराते हुए उसे अपना हाथ छुड़ाया था। ये मॉल पूरी रात तुम्हारे लिए खुला रहेगा। अब इस शहर का एसीपी अपनी होने वाली पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता है। भारत ने उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को प्यार से उसके कान के पीछे करते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा था। प्रेमा ने बिना चाहे उसकी गहरी बोलती आंखों से नजरें चुरा दी थी। वह आंखों के रास्ते दिल में उतरने की कला जानता था और अगले आधे घंटे में प्रेमा ने सगाई की पोशाक पसंद कर ली थी। भारत को भी वो पोशाक बहुत पसंद आई थी। कुछ देर के बाद ही वे लोग मॉल से निकल गए थे। भारत उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले आया था। आपकी तो बैठक थी, अब आपको देर नहीं हो रही? प्रेमा ने उसकी तरफ देखते हुए तीखे लहजे में सवाल किया था। बैठक रद्द कर दी है, भारत ने गाड़ी पार्क करते हुए कहा। प्रेमा एक ठंडी सांस लेकर रह गई थी। कुछ ही देर के बाद वह दोनों रेस्टोरेंट की सबसे कोने वाली मेज पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। प्रेमा के चेहरे पर साफ चिढ़ दिख रही थी, जबकि भारत उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें इस रिश्ते को स्वीकार कर ही लेना चाहिए? 2 दिन के बाद हमारी सगाई है और फिर शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। तुम कब तक यूं ही मुझसे चिड़ी चिड़ी सी रहोगी? भारत ने खाने का ऑर्डर देने के बाद प्रेमा की तरफ देखते हुए शांत लहजे में कहा। यह उसके लहजे की नरमी ही थी जिसने प्रेमा को इस कदर मुंह फट बना दिया था कि वह उसका सम्मान करना तक भूल गई थी। प्रेमा ने खा जाने वाली नजरों से भारत को घूर कर देखा। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। आप सबने मेरे साथ जबरदस्ती की है, प्रेमा ने नाराज लहजे में कहा था। फिर वह उसकी तरफ झुकी और भारत की भूरी आंखों में झांक कर देखा। अभी हमारी सगाई में 2 दिन बाकी है और इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है, प्रेमा ने कंधे उचकाते हुए कहा था। भारत ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा था। उसे जाने क्यों प्रेमा के लहजे से विरोध की बू आई थी। कुछ ही देर में खाना आ गया था। प्रेमा सिर झुकाकर खाना खाने लगी थी, जबकि भारत की भूख उड़ गई थी। उसने प्रेमा की आंखों में जिद देखी थी। जाने क्यों उसे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। वापसी में भी दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। भारत शांति से गाड़ी चलाता रहा, जबकि प्रेमा खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर के बाद भारत ने गाड़ी उसके घर के सामने रोक दी। प्रेमा गाड़ी से उतरने लगी, मगर अगले ही पल भारत ने नरमी से उसका हाथ थामा, उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। प्रेमा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अपनी जिद में कोई भी कदम उठाने से पहले एक बात जरूर याद रखना, भारत ने उसकी काली आंखों में झांकते हुए गंभीरता से कहा। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी करता रहूंगा। भारत ने प्यार से उसके गालों को छुआ, उससे दूर हुआ। प्रेमा जैसे ही होश में आई, अगले ही पल वह तेजी से गाड़ी से उतर गई। भारत ने शांत नजरों से उसे घर के अंदर जाते देखा था। जाने क्यों उसके दिल में एक बहुत भारी बोझ पड़ गया था। मम्मी, कृपया, मेरी सहेली का जन्मदिन है, मुझे जाने दीजिए, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, प्रेमा ने करुणा देवी से जिद करते हुए कहा। करुणा देवी ने घूरकर प्रेमा को देखा। प्रेमा, कल तुम्हारी सगाई है, घर में टिक कर बैठो, इस तरह से तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, करुणा देवी ने कड़े लहजे में साफ मना कर दिया था।
उनका मना करना सुनकर प्रेमा की आंखों में आंसू आ गए थे। भाई कृपया आप ही मम्मी से कहिए ना कि मुझे जाने दे, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। पारस घर में आया तो प्रेमा पारस की तरफ बढ़ी और उसे जिद करने लगी। पारस ने करुणा देवी की तरफ देखा जो प्रेमा को घूर रही थी। माँ जाने दो, मैं खुद इसे छोड़कर आऊंगा और लेने भी चला जाऊंगा। पारस ने उसकी तरफदारी की थी। नहीं भाई, मेरी सहेलियां मुझे लेने आ रही हैं, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी और वापस भी उन्हीं के साथ आऊंगी। प्रेमा ने एक और जिद की थी और आखिरकार उसकी जिद के सामने करुणा देवी को मानना ही पड़ा। उन्होंने भारी मन से उसे जाने की अनुमति दे दी थी, मगर न जाने क्यों आज उनका दिल बेचैन सा था। प्रेमा ने एक साधारण सी पैरों तक लंबी पीले रंग की पोशाक पहनी थी जिसका पिछला गला काफी गहरा था। उसने अपने काले कमर तक खुले बाल छोड़ रखे थे, कानों में छोटे छोटे बुंदे पहने थे, पीले रंग की चुनरी ओढ़कर गले में डाली थी और अपने पैरों को सुंदर सैंडल में कैद किया था। उसकी तैयारी पूरी थी, उसके हाथों में लगी मेहंदी उसे और भी सुंदर बना रही थी। वह करुणा देवी से मिलकर बाहर आ गई थी, जहां उसकी सहेलियां गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर के बाद वह अपनी सहेलियों के साथ एक डांस क्लब में पहुंच चुकी थी। उसने घबराई हुई नजरों से आसपास देखा। ये हम लोग कहाँ आ गए हैं? उसने दबे हुए लहजे में फुसफुसाकर कहा था। डांस फ्लोर पर बहुत तेज रंग बिरंगी रोशनी जल रही थी। लड़के और लड़कियां संगीत की धुन पर अजीब तरीके से नाच रहे थे। ये सब देखकर प्रेमा का दिल बैठने लगा। उसने कभी ऐसी जगह पर कदम तक नहीं रखा था, इसलिए यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे घबराहट होने लगी थी। मजे करो यार, कुछ नहीं होता, प्रेमा की सहेली ने ऊंची आवाज में कहा था, क्योंकि वहां शोर इतना ज्यादा था, पास की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। प्रेमा को पछतावा होने लगा। वह आखिर यहाँ आई ही क्यों? अगर उसे पता होता कि उसकी सहेलियां ऐसी जगह पर आएंगी तो वो कभी उनके साथ नहीं आती। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। वह एक कोने में जाकर बैठ गई, मगर दिल ही दिल में बहुत डर रही थी। अगर उसकी मम्मी को पता चला कि वो ऐसी जगह पर है तो वो उसका क्या हाल करती, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसने डर के मारे एक ठंडी सांस ली। परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वह खुद पर काबू पाकर वहां बैठी रही। अभी कुछ ही पल बीते थे कि वहां भगदड़ मचने लगी। लड़के और लड़कियां डांस फ्लोर से उतरकर इधर उधर भागने लगे। प्रेमा ने हैरानी से सबको भागते हुए देखा। वह समझ ही नहीं पाई कि वहां क्या हो रहा था। उसने अपनी सहेलियों की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर उसे उसकी सहेलियां कहीं भी दिखाई न दे रही थी। लोग तेजी से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ भाग रहे थे। प्रेमा भी घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई थी। उसी समय पुलिस वाले अंदर आ गए। वहां पुलिस का छापा पड़ा था। संगीत की आवाज बंद कर दी गई थी। प्रेमा बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वो बुरी तरह से घबरा रही थी। वह लोग तेजी से सब लोगों को वहां से बाहर निकाल रहे थे। महिला पुलिस कांस्टेबल निर्मला चौहान एक कोने में खड़ी कांपती हुई प्रेमा की तरफ बढ़ी और उसका हाथ सख्ती से पकड़कर उसके आगे की तरफ धक्का दिया। प्रेमा इस अचानक आई मुसीबत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चुनरी भी जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि वह अपनी चुनरी उठाती, वह लोगों के पैरों के नीचे कुचलने लगी थी। वह जितनी अपनी चुनरी को उठाने की कोशिश करती, वह उससे उतनी ही दूर होती चली जा रही थी। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इससे पहले कि उसकी चुनरी उसके हाथ में आती, उसी महिला पुलिस कांस्टेबल निर्मला चौहान ने उसका हाथ सख्ती से पकड़कर जमीन से उठाया और उसे दरवाजे की तरफ धकेला। पुलिस वालों ने कुछ ही पलों में पूरा क्लब खाली करवाकर उसे बंद करवा दिया था। अब वहां मौजूद सारे लड़के और लड़कियों को थाने ले जाने की तैयारी हो रही थी। प्रेमा एक कोने में खड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों में लगा काजल उसके आंसू के साथ उसके गालों पर बह गया था। सुंदर बाल बुरी तरह से उलझ गए थे। उसकी चुनरी तक उसके पास नहीं थी। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। महिला पुलिस कांस्टेबल एक एक करके सारी लड़कियों को पुलिस की गाड़ी में बिठा रही थी। प्रेमा दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कोई चमत्कार हो जाए और वह इस बेइज्जती से बच सके। उसी पल उसकी नज़र कुछ ही दूर पर पड़ी और फिर उसे अपनी आंखों पर भरोसा भी नहीं हुआ कि प्रार्थनाएं इस तरह से भी पूरी होती है। उसने फटी फटी आंखों से भारत गोसाई को देखा, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था और फोन कान से लगाए किसी से बात करने में व्यस्त था। उससे कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने उसे पुलिस की गाड़ी की तरफ धकेला, मगर इस बार वह गाड़ी की तरफ जाने के बजाय पूरी ताकत से भारत गोसाई की तरफ भागी। इसी पर भारत ने भी इसी तरफ देखा और फिर जैसे वह अपनी जगह पर थम सा गया, प्रेमा दौड़कर पूरी ताकत से उसके गले लग गई।
भारत सुन रह गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक सी गई हो। उसने फटी-फटी नज़रों से अपने गले में लगी प्रेमा को देखा, फिर उसके पीछे खड़ी महिला पुलिस कांस्टेबल निर्मला चौहान को देखा, जो ये नज़ारा देखकर खुद भी हैरान रह गई थी। वह ये लड़की कैसे एसीपी साहब के गले लग सकती थी? सर, ये लड़की इस डांस क्लब में थी, इसे पुलिस की गाड़ी में बैठा रही थी तो ये भागकर यहाँ आ गई। भारत गोसाई ने सिर झुकाकर अपने गले लगी कांपती हुई प्रेमा को देखा और फिर गुस्से से भरी नजरों से महिला पुलिस कांस्टेबल निर्मला चौहान को देखा। ठीक है, आप जाइए, भारत गोसाई ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन सर, महिला पुलिस कांस्टेबल निर्मला चौहान ने कुछ कहने की कोशिश की थी। मैंने कहा ना, आप जाइए यहाँ से, मैं देख लूंगा। इस बार भारत गोसाई ने और भी कड़े लहजे में कहा था। आप लोग इन सबको लेकर थाने पहुंचिए, मैं वहीं मिलूंगा। भारत गोसाई ने उसे हुक्म दिया था, मगर उसने अब तक प्रेमा को अपने गले से नहीं हटाया था। दूसरी तरफ प्रेमा उसके गले लगकर पूरी ताकत से रो रही थी, यहाँ तक कि रोते रोते बुरी तरह से उसकी हिचकियां बन गई थी। भारत ने गुस्से पर काबू पाने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, होंठ सख्ती से आपस में दब गए थे। उसने एक बार फिर से अपने गले लगी प्रेमा को देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से दूर कर दिया था। पुलिस की दोनों गाड़ियां वहां से जा चुकी थी। इस सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। सड़क पर बिखरते पत्ते हवा के झोंकों से उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आने वाली हो। सड़क किनारे लगे पेड़ झूम रहे थे और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। प्रेमा की काली आंखें आंसुओं से भरी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जबकि भारत की भूरी आंखों में हैरत, अविश्वास का गहरा समंदर उमड़ रहा था। वह अजीब नजरों से प्रेमा को देख रहा था। फिर उसने प्रेमा पर ध्यान दिया था। वह लड़की उसके सामने बिना चुनरी के खड़ी थी। उसने बिना चाहे उसके शरीर से नजरें चुरा ली थी। उसके चेहरे का रंग और भी लाल हो गया था। भारत। प्रेमा उसका नाम पुकार कर बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी थी। प्रेमा को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे भगवान का धन्यवाद करे, जिन्होंने उसके लिए भारत को भेजा था। प्रेमा की सांसें बुरी तरह से फूल रही थी। तुम मुझसे रिश्ता खत्म करने के लिए इस हद तक चली जाओगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भारत ने प्रेमा की तरफ अजनबी नजरों से देखते हुए ठंडे लहजे में कहा था। प्रेमा ने चौंक कर भारत को देखा था कि वो बात का रुख किस तरफ ले जा रहा था। प्रेमा ने बिना सोचे ना में सिर हिलाया था, मगर मुंह से कुछ बोल ही ना सकी थी। भारत ने दुख से उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। उसका खून खोल रहा था। वह अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर वह पागल हो रहा था। उसने बहुत सख्ती से प्रेमा का हाथ थामा था, उसे अपने करीब किया था। प्रेमा के मुंह से अचानक सिसकी निकली थी। उसे पहली बार भारत से डर महसूस हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था, मगर तुम वाकई इस रिश्ते को खत्म करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। मैं अब तक तुम्हारे मना करने को तुम्हारा बचपना समझकर नजरअंदाज कर रहा था, मगर अब मुझे एहसास हो गया है, जिस रिश्ते में सामने वाले की मर्जी शामिल ना हो और रिश्ता किसी भी हाल में नहीं चल सकता। तुम चाहती थी ना कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं, तो ठीक है, मैं इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें इस कदर गिरने की जरूरत नहीं थी। वह गुस्से से पागल हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह सब कुछ तहस नहस कर दे। आंधी और तेज होती जा रही थी। प्रेमा के लंबे बाल हवा में उड़कर भारत के सीने से टकरा रहे थे। प्रेमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। भारत, मेरी बात सुनिए, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। प्रेमा ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसके करीब आते हुए कहा, मगर भारत ने नफरत से उसका हाथ झटक दिया था। तुम्हें अंदाजा भी है कि आज तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? भारत ने उसका हाथ और भी सख्ती से थामा था, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां प्रेमा के हाथ में धंस गई थी। प्रेमा को बहुत दर्द महसूस हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वह शर्मिंदगी और बेबसी से अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी, जिसकी आंखों में उसने हमेशा अपने लिए प्यार देखा था, नरमी देखी थी, मगर उसी आदमी की आंखें आज गुस्से से लाल अंगारे जैसी हो रही थी। उसके चेहरे के तने हुए भाव देखकर अंदाजा हो रहा था वह खुद पर कितनी मुश्किल से काबू पाए हुए था, वरना उसका बस नहीं चल रहा था कि अपने सामने खड़ी लड़की का दिमाग कुछ ही पलों में ठीक कर दे। वह एसीपी भारत गोसाई था, जो बहुत सख्त स्वभाव वाला गुस्सेला था, मगर न जाने क्यों वह इस लड़की के साथ सख्ती नहीं कर पाया था। प्रेमा की आंखों में तैरते हुए आंसुओं को देखकर उसने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा था। प्रेमा लड़खड़ाकर अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गई थी। प्रेमा, अपनी सफाई में एक शब्द भी बोलने की कोशिश मत करना। सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने के खातिर इस हद तक चली जाओगी?
मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तुम इस डांस क्लब से बाहर आई हो, तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है कि अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो तुम इस समय थाने में बैठी होती। क्या सोचकर तुमने इस जगह पर कदम रखा था? वह उस पर बुरी तरह से चिल्ला रहा था, मगर फिर भी उसका गुस्सा किसी भी तरह कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रेमा सिर झुकाकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके नाजुक से शरीर में कपकपी छूट रही थी। भारत ने गुस्से से उसे घूरा था, फिर अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को संभाला था। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो। भारत ने उसे बिना चुनरी के सड़क पर खड़े देखकर और भी कड़े लहजे में कहा था। प्रेमा तुरंत ही गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। आगे की सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई थी, मगर रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई थी। वह गाड़ी में बैठकर और भी फूट फूट कर रोई थी। भारत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ी थी। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, जबकि गाड़ी में प्रेमा की सिसकियां गूंज रही थी। मगर भारत का दिल पत्थर बन गया था। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर बहुत मजबूत थी। आधे घंटे का रास्ता उसने 15 मिनट में तय किया था। 15 मिनट के बाद भारत प्रेमा के घर के बाहर था। जाओ अंदर और जाकर अपने घर वालों को बता देना कि मैं ये रिश्ता खत्म कर चुका हूँ, और साथ ही इस रिश्ते के खत्म होने की वजह भी बता देना। भारत ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए ठंडे और सपाट लहजे में कहा था। प्रेमा ने तड़पकर उसकी तरफ देखा था। प्रेमा के चेहरे पर उदासी छा गई थी। भारत जी, ऐसा मत कीजिए, कल हमारी सगाई है। प्रेमा ने उसका हाथ थामते हुए हिचकियों के बीच कहा था। भारत ने प्रेमा के हाथ को देखा। उसके हाथों में मेहंदी रची हुई थी। उसे उस पल उसके नाजुक से हाथ बहुत सुंदर लगे थे। भारत का दिल बिना चाहे ही धड़क उठा था, मगर अगले ही पल उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई थी। तुम यही तो चाहती थी, अब मैं तुम्हारी इच्छा ही तो पूरी कर रहा हूँ, फिर ये सब नाटक क्यों? भारत सीट पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुका था। उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोला था। प्रेमा का दिल बैठ गया था। अंदर जाओ, भारत ने कड़े लहजे में कहा था। भारत प्रेमा ने एक बार फिर से अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा था। अंदर जाओ प्रेमा, भारत ने कड़े लहजे में उसे घूरा था। प्रेमा की जुबान जैसे तलों से चिपक गई थी। वो भारत को इस कदर गुस्से में देखकर कुछ बोल ही ना सकी थी। वह शांति से गाड़ी से उतरी थी। उसके उतरते ही भारत ने बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्रेमा हारी हुई वहीं खड़ी रह गई। उसे आज एहसास हुआ कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर चुकी है। भारत उससे रिश्ता तोड़कर जा चुका था। उसने एक प्यार करने वाले इंसान को खो दिया था। वह खुद को संभालती हुई घर के अंदर दाखिल हुई थी। करुणा देवी, पारस दोनों ही उस समय बैठक में बैठे थे। प्रेमा को इस हालत में घर में आते देखकर वे दोनों ही घबराहट में अपनी जगह से खड़े हो गए थे। करुणा देवी तड़पकर प्रेमा की तरफ बढ़ी थी। प्रेमा, क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है? कहाँ से आ रही हो? करुणा देवी ने प्रेमा के चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए डूबते हुए दिल के साथ सवाल किया था। प्रेमा ने सूनी नजरों से उन्हें देखा था। फिर अगले ही पल वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। यहाँ तक कि उसकी सिसकियों की आवाज पूरी बैठक में गूंज रही थी। प्रेमा, क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम तो अपनी सहेली के जन्मदिन के पार्टी में गई थी। पारस ने उसे करुणा देवी से अलग करते हुए पूछा था। परेशानी, बेचैनी से उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। प्रेमा ने रोते हुए सारी बात पारस को बता दी। उसकी सहेलियां उसे बिना बताए डांस क्लब में लेके गई थी, और फिर वहां क्या हुआ था। अगर आज वहां भारत गोसाई नहीं होते तो न जाने उसके साथ क्या हो जाता। भाई, मैं सच कह रही हूँ, मेरी सहेलियों ने नहीं बताया था कि वे लोग ऐसी जगह जा रही हैं, वरना मैं कभी नहीं जाती। भारत जी को गलतफहमी हो गई है कि मैं जानबूझकर वहां गई थी। प्रेमा ने पारस का हाथ थामते हुए हिचकियों के बीच कहा था। तुम चिंता मत करो, मैं भारत को समझा दूंगा, वो समझ जाएगा। पारस ने उसे प्यार से कहा था, क्योंकि उस समय प्रेमा की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उस पर गुस्सा करता। नहीं भाई, मैं जानती हूँ, वो अब कभी भी इस बात को नहीं समझेंगे। प्रेमा ने तड़पते हुए कहा था। क्यों नहीं समझेंगे प्रेमा? ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पारस ने उसे दिलासा दिया था। नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। प्रेमा ने पारस का हाथ थामते हुए कहा, और फिर उसे सारी सच्चाई बता दी। किस तरह से वो बार बार भारत को इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी। करुणा देवी और पारस दोनों ही उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। करुणा देवी तो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। इस हालत में उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, और वह हैरानी से प्रेमा को देख रही थी, जबकि पारस ने गुस्से और दुख से अपनी आंखें बंद की थी और फिर एक गहरी सांस ली थी। प्रेमा, अगर तुम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह से भारत से बात करके तुमने मामला और बिगाड़ दिया। पारस ने दुख से कहा था। भाई, वो मेरी गलती थी।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कृपया आप भारत से कहिए कि इस रिश्ते को खत्म ना करें। वह कहेंगे तो मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। प्रेमा ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, अच्छा, अब रोना बंद करो, मैं उससे बात करूंगा। पारस ने उसे शांत करवाया था। जाओ अपने कमरे में। पारस वहां से चला गया था, जबकि करुणा देवी गुस्से भरी नजरों से प्रेमा को घूर रही थी। प्रेमा वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। करुणा देवी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कल उन दोनों की सगाई थी, पूरे परिवार और रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया गया था, और अब अचानक ये सब हो गया। वह तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भारत गोसाई अपना सारा काम निपटाकर रात को थाने से बाहर आया तो उसने पारस को सामने खड़ा देखा। वह जाने कितनी ही देर से वहां खड़ा था, मगर भारत के सामने जाने की उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। भारत को देखकर उसने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली थी। भारत समझ गया था कि प्रेमा ने उसे सब कुछ बता दिया है। उसने एक ठंडी सांस ली थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पारस ने अपने जूतों की तरफ देखते हुए कहा। आज वह अपनी बहन की वजह से अपने दोस्त के सामने बहुत शर्मिंदा था। वह दोस्त जो उसके लिए भाइयों से बढ़कर था। तुम कब से बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करने लगे? अंदर आ जाते या किसी का हाथ संदेश भेज देते, मैं खुद बाहर आ जाता। भारत ने उसके चेहरे के उड़े हुए रंगों को देखते हुए शांत लहजे में कहा था, और फिर गाड़ी के बोनेट से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। दोनों ही उस समय एक जैसी स्थिति में खड़े थे। दोनों के ही पास कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। मैं प्रेमा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। उसने जो कुछ भी किया नादानी में किया, मगर तुम मेरा विश्वास करो, वह थोड़ी सी जिद्दी है, मगर ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। किसी डांस क्लब में चली जाए। वह बहुत रो रही थी, कस्में खा रही थी कि उसकी सहेलियों ने उसे बिना बताए उस जगह ले गई थी। उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, पारस ने सिर झुकाकर कहा था। भारत गोसाई ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा था। पारस, तुम्हें मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। भारत ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। प्रेमा ने बताया कि तुमने उसे कहा कि तुम्हारी तरफ से ये रिश्ता खत्म। पारस ने अटकते हुए सवाल किया था। भारत गोसाई ने एक ठंडी सांस भरी थी। मैं और क्या करता पारस? उसे वहां देखकर मेरे पैरों तले से जमीन गई थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। अगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ती, वह पुलिस वाले उसे वहां थाने ले आते, तो क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाती? भारत ने थके हुए लहजे में कहा था। और वैसे भी वह इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी। वो मुझे लगातार कह रही थी कि मैं इस रिश्ते से मना कर दूं। भारत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मगर ये कहते हुए उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। वह बहुत रो रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है। वह ये रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती। पारस ने सिर झुकाकर कहा था। भारत ने सपाट नजरों से पारस की तरफ देखा था, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला था। कल तुम दोनों की सगाई की पूरे परिवार को दावत दे दी गई है। अब इस तरह से रिश्ता टूटेगा तो लोग मेरी बहन के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। मैंने उसे पिता बनकर पाला है। उसके खुशी के लिए अगर मुझे तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ना पड़े तो मैं जोड़ लूंगा। पारस का गला भर आया था। अपने दोस्त को इस तरह से टूटता हुआ देखकर भारत गोसाई ने एक ठंडी सांस ली थी, और फिर उसके कंधे पर हाथ रखा था। घर जाओ और जाकर सगाई की तैयारी करो, भारत ने शांत लहजे में कहा था। उसकी बात सुनकर पारस के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसने बिना सोचे ही आगे बढ़कर भारत गोसाई को गले से लगा लिया था। प्रेमा हल्के गुलाबी रंग के सुंदर लहंगे में दुल्हन की तरह सजकर आईने के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्का हल्का सा मेकअप था। नाजुक से गहनों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह जानती थी कि भारत पारस के कहने पर उसे सगाई करने के लिए तैयार हुआ था, वरना जिस तरह के गुस्से में वो कल रात था, उसके बाद उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि भारत उसे सगाई करने के लिए राजी हो सकता है। प्रेमा की आंखें मेकअप में भी सूजी हुई लग रही थी। वह रात भर रोती रही थी, और ये सोच कर ही उसकी रूह कांप रही थी। अगर कल रात भारत गोसाई वहां नहीं होते तो क्या होता? कल रात वह उसका रक्षक बना था, और प्रेमा अपना दिल उसके कदमों में ही छोड़ आई थी। मगर ये सोच ही बार बार उसकी आंखों में आंसू ला रही थी। अब भारत उसे कभी वैसा प्यार नहीं करेगा जैसा ये सब होने से पहले करता था। उसका दिल डूबता ही जा रहा था। प्रेमा को फूलों की चादर के नीचे बैठक में लाया गया था। पूरी बैठक को सुंदर गुलाबी और सफेद रंग के गुलाब के फूलों से सजाया गया था। ऐसे में दीपाली उसे लेकर बाहर आई थी। प्रेमा का सिर झुका हुआ था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नजरें उठाकर सामने सोफे पर बैठे भारत गोसाई की तरफ देख पाती।
उसे लाकर भारत गोसाई के पास बिठा दिया गया था। भारत गोसाई ने तिरछी नजरों से सजी धजी प्रेमा को देखा था, जो सिर झुकाए बैठी थी, मगर फिर भी उसके नाजुक से शरीर की कपकपाहट भारत गोसाई की नजरों से छिप नहीं सकी थी। भारत सफेद रंग के सुंदर कपड़ों में था और उसके शरीर से आती हुई खुशबू प्रेमा के दिमाग पर छा रही थी। कुछ देर के बाद सगाई की रस्म पूरी कर दी गई थी। भारत ने उसे अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ थामा तो प्रेमा पूरी तरह से कांप गई थी। भारत ने एक सुंदर सी हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी थी। प्रेमा उससे बात करना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, मगर भारत गोसाई उससे पूरी तरह बेरुखा होकर बैठा था। प्रेमा को लग रहा था कि शायद भारत गोसाई ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, मगर सच्चाई तो ये थी, वह खुद भारत गोसाई को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर वह एक बार नजरें उठाकर देख लेती, तो उसे पता चल जाता कि भारत गोसाई तो उसके सहजे चेहरे से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रहा था। भारत गोसाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि सजी हुई प्रेमा का रूप इस कदर निखर कर सामने आएगा। सगाई का कार्यक्रम अपने अंत तक पहुंचा था, मगर प्रेमा का दिल बहुत भारी हो गया था। उसकी झील जैसी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वह बार बार पलकें झपकाकर अपने आंसू अंदर रोकने की कोशिश कर रही थी। प्रेमा अपने कमरे में आ गई थी, सोफे पर बैठ गई थी। वो बहुत थकी हुई थी। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उठकर कपड़े बदल सके। वो बिना कुछ सोचे समझे सोफे पर बैठी हुई थी। भारत गोसाई का रूखा बर्ताव उसका दिल चीर रहा था। उसकी आंखों से कुछ आंसू निकलकर उसके गालों पर बह गए थे। उसी समय उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रेमा ने सिर उठाकर देखा था और अगले ही पल उसके कमरे के दरवाजे का लॉक घूमा और भारत गोसाई के कमरे में कदम रखने से पहले उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। प्रेमा ने सांस रोककर भारत को कमरे में आते देखा था और बिना सोचे ही अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह भारत का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह उससे बहुत शर्मिंदा थी। भारत भारी कदम उठाता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। प्रेमा अपनी सांसें तक रुक गई थी। उसकी आंखों में आंसू अब भी तैर रहे थे। भारत ने उसकी आंखों में झांक कर देखा था। प्रेमा ने घबराकर नजरें चुरा दी थी। कुछ पल दोनों के बीच गहरी शांति में बीते। प्रेमा ने सिर झुका लिया था, जबकि भारत प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। कुछ पलों के बाद भारत ने प्रेमा का हाथ थामा और उसका ठंडा पड़ता हाथ अपने हाथों की मजबूत पकड़ में ले लिया था। उसके छूने पर प्रेमा तड़प कर रह गई थी, इसलिए उसने नजरें उठाकर भारत गोसाई की तरफ देखा था। कल रात के लिए मुझे क्षमा करना, मैं तुम पर जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर गया था। भारत गोसाई ने उसकी आंखों में झांकते हुए कल रात के लिए माफी मांगी थी। मैं बस डर गया था, कहीं तुम्हारी इज्जत पर कोई बात ना आ जाए। भारत ने अपनी बात स्वीकार की थी। मैं जानबूझकर वहां नहीं गई थी, प्रेमा ने कांपते हुए लहजे में कहा था, और साथ ही उसकी आंखों से कुछ आंसू निकलकर उसके गालों पर बह गए थे। भारत ने प्यार से उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछा था। बस अब रोना बंद कर दो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। भारत ने उसका हाथ छोड़कर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। प्रेमा अब भी फूट फूट कर रोई थी। भारत ने प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया था और प्यार भी इन दोनों के मिलन पर मुस्कुरा दिया था। और जब एसीपी भारत गोसाई की सारी बात क्लियर की थी और जांच की सारी बात बताई थी कि मैंने तुम्हारी सहेली अर्शी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ये सारे कारनामों का अंजाम उसी ने दिया है, और आज अदालत के उस ठंडे कमरे में जब हथेलियों की गूंज सुनाई दी, तब जाकर अर्शी के सिर से उस पागलपन का भूत उतरा जो उसने एक तरफा इश्क और नफरत के साए में बुना था। क्योंकि जिस पारस को वो भारत के करीब आने का मोहरा समझ रही थी, उस पारस ने कभी अर्शी को उस नज़र से देखा ही नहीं था, बल्कि वह तो अपने कॉलेज की एक बेहद सादगी पसंद लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था। जल्दी ही उसी से शादी के बंधन में बंधने वाला था। उसने अर्शी के हर छिपे हुए इशारों को हमेशा सिरे से खारिज कर दिया था, जिससे अर्शी की अना और ज्यादा आहत हुई थी। और इसी बौखलाहट में उसने प्रेमा को बर्बाद करने की जो खौफनाक साजिश रची थी, वह खुद उसी के गले का फंदा बन गई। क्योंकि एसीपी भारत गोसाई की पैनी नजरों से कानून का कोई गुनहगार बच नहीं सकता था। जब अर्शी की षड्यंत्र का काला चिट्ठा खुला, तो उसने न सिर्फ सलाखों के पीछे जाना पड़ा, बल्कि उसकी खूबसूरती और घमंड दोनों हमेशा के लिए जेल के अंधेरे में दफन हो गए। दूसरी तरफ इस पूरे तूफान ने चुलबुली और लापरवाह प्रेमा को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था, जिसकी जल्दबाजी, हर बात को मजाक में उड़ाने की आदत ने उसे जिंदगी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मगर इस हादसे ने उसे ये सिखा दिया कि जिंदगी और रिश्ते कोई खेल नहीं होते, और एक पल की लापरवाही पूरी दुनिया को उजाड़ सकती है।
हालांकि इस पूरी दास्तां में भारत गोसाई का चरित्र हमेशा रक्षक की तरह अडिग रहा, लेकिन उसकी भी एक बड़ी कमजोरी सामने आई। उसने गुस्से और गलतफहमी में आकर प्रेमा को अपनी बेगुनाही और सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया और सीधे अपना कड़ा फैसला सुना दिया था, जो उसके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। मगर वक्त रहते जब दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ, जब भारत ने अपनी जिद छोड़कर प्रेमा को सुनना और समझना सीखा और प्रेमा ने अपनी बचकानी लापरवाही को छोड़कर रिश्तों की गहराई को अपनाया, तब जाकर इस बिखरते हुए रिश्ते को दोबारा एक मजबूत पनाह मिली। क्योंकि असली प्यार वही है जहां गलतियों को मानकर एक दूसरे को माफ करने का हौसला हो और खोने के डर से पहले ही सच्चे दिल की कदर कर ली जाए। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियाँ देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।